नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह सीएस टेक्निकल पे आप सभी पेरेंट्स का बेहद स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी पेरेंट्स को पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कोटा और कैटेगरी वाइज जो है एडमिशन होते हैं। पहले जो रजिस्ट्रेशन होता है उस टाइम पर आपको कोटा और कैटेगरीज अपने सेलेक्ट करने होते हैं कि आप किस कोटा और किस कैटेगरी में आते हैं। उसी के बेस पर जो है आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे थे, जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो सिर्फ नॉर्मल एक किसान हो सकते हैं या रिक्शा चालक मजदूर वर्ग से हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वाले पेरेंट्स हो सकते हैं। वो सभी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ और कौन कौन से कोटा में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के जो वीडियो है खास तौर पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। जो भी पेरेंट्स नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो अपने बच्चे का एडमिशन अगर केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको फ़ायदा ही मिलेगा। क्योंकि इसमें मैं आपको कैटेगरी के बारे में समझाऊंगा कि आप किस किस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं और साथ ही साथ किस किस कोटा में आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सीएस टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो ख़त्म होने के बाद में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि और सभी पेरेंट्स को भी मेरे चैनल के बारे में पता चले और साथ ही साथ मेरी वीडियोस के माध्यम से और सभी पेरेंट्स को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात, जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कोटा और कैटेगरी वाइज जो है एडमिशन होते हैं, ठीक है। तो जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबसे पहली बात वो कैटेगरी 5 में आते हैं। यदि अगर स्कूल सिविल सेक्टर का है या डिफेंस सेक्टर का है तो उसमें कैटेगरी 5 होगा, और यदि आईएचएल या प्रोजेक्ट सेक्टर का केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो उसमें जो है कैटेगरी 6 हो जाएगा। अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि जिस स्कूल में आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कौन से सेक्टर का है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आपको वो दिख जाता है, और साथ ही साथ जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको डेमो दे करके समझाऊंगा भी कि कैसे दिखता है कि आपने जिस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया वो कौन से सेक्टर का स्कूल है। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, रजिस्ट्रेशन तक आप वेट करें, मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगा। यहाँ पर क्लियर हो गया कि सिविल और डिफेंस सेक्टर का अगर केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो इस कंडीशन में वो जो है कैटेगरी 5 होगा सभी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। और यदि आईएचएल या प्रोजेक्ट सेक्टर का केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो उसमें कैटेगरी 6 हो जाएगा, ठीक है। ये बात हो गई। इसके बाद आता है कि और कौन कौन से कोटा से आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 1 से लेकर के 4 तक जो होता है वो सर्विस कैटेगरीज हो जाती है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो जाती है। उसको हम छोड़ देंगे आज। आज हम बात करेंगे सिर्फ इसी के लिए। तो कैटेगरी 5 और 6 हो गया। इसके बाद अगर आप SC ST OBC NCL वगैरह से आते हैं तो इस कंडीशन में आप जो है कास्ट कोटे से भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है या ट्विंस है या ट्रिपलेट है और सभी गर्ल है तो इस कंडीशन में आप जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है तो आप DA कोटे से भी आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका बच्चा यदि स्पेशल चाइल्ड है तो इस कंडीशन में आप जो है DA कोटे से भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे के DA कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए बता दूं कि उनको एज में भी 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। यानी कि यदि क्लास 1 में एडमिशन की बात करें, सिर्फ DA कोटे के लिए बता रहा हूँ कि यदि क्लास 1 की बात करें तो मिनिमम एज जो है 6 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 10 ईयर्स तक हो जाता है DA कोटा वालों के लिए। बाकी नॉर्मल के लिए जो है एज क्राइटेरिया को लेकर मैंने वीडियोस बना रखे, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा RT कोटा भी है। जिन पेरेंट्स के पास BPL कार्ड है या EWS है सर्टिफिकेट है तो इस कंडीशन में आप जो है RTE यानी राइट टू एजुकेशन कोटे से भी अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RT कोटे के लिए अच्छी खासी सीटें रिजर्व होती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया SC ST OBC NCL इनके लिए भी जो है अलग से सीटें रिजर्व होती हैं केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन को लेकर के। ध्यान रहे कि सर्विस कैटेगरी वालों को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद जो है ये कैटेगरीज आती हैं। अगर आप देखना चाहें तो पिछले साल का आप जो है एडमिशन लिस्ट उठा के देख सकते हैं। सबसे पहले जो सर्विस कैटेगरीज थे उनको प्रायोरिटी दिया गया था और उसके बाद जो है अदर कोटा और कैटेगरीज के बच्चों के एडमिशन हुए थे। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यानी यदि आप किसी सरकारी जॉब में नहीं है, चाहे वो स्टेट की बात करें चाहे आप सेंट्रल की बात करें, तो इस कंडीशन में आप सिविल और डिफेंस सेक्टर के केवी में कैटेगरी 5 होगा, आईएचएल और प्रोजेक्ट सेक्टर के केवी में कैटेगरी 6 हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपको बता दिया SC ST OBC NCL DA कोटा हो गया, सिंगल गर्ल चाइल्ड हो गया, RT कोटा हो गया, इसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अगर
आपके पास इसके डॉक्यूमेंट्स होंगे तो। ध्यान रहे एक और बात कि अगर आप SC ST OBC NCL वगैरह से एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बच्चे का कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ यदि आप BPL या EWS से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट या BPL कार्ड होना ज़रूरी है। और यदि सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से अप्लाई करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड ही होनी चाहिए। सिंगल गर्ल चाइल्ड में सिंगल गर्ल हो सकती है या ट्विंस हो सकते हैं या ट्रिपलेट हो सकते हैं, लेकिन गर्ल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लड़का एक लड़की है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, ये नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा आप सभी पेरेंट्स को कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं, लाइक एज अ क्लर्क काम करते हैं या किसी और फील्ड में काम करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं तो आप जो है सर्विस कैटेगरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप भी जो है जनरल कैटेगरी यानी कैटेगरी 5 और 6 है, इसी के लिए आप एलिजिबल हैं। ये आप बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे गलती मत कीजिएगा कि आप जो है मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आप किसी डिफेंस के ऑफिस में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करते हैं तो आप जो है डिफेंस कोटे से एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। आप जो है प्राइवेट सेक्टर वाले कोटे से ही आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ पेरेंट्स ने लास्ट टाइम भी ये गलतियाँ किए थे कि वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी डिपार्टमेंट के अंडर में काम कर रहे थे और उन्होंने जो है सर्विस कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया था। इस कंडीशन में उनका जो है एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी जो है उनके बच्चे को दाखिला नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनको जो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं सर्विस कैटेगरी के वो उनके पास नहीं थे। तो इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप उसी कोटा और उसी कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई करें जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। आप किसी भी ऐसे कोटा और कैटेगरी से एडमिशन के लिए अप्लाई ना करें जिसके आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, क्योंकि यदि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया और अगर आपके बच्चे के एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया और यदि आप डॉक्यूमेंट्स स्कूल में नहीं दिखा पाते, वेरीफाई नहीं करवा पाते हैं, तो इस कंडीशन में एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपके बच्चे को दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा। अगला जो एक वीडियो लेकर आऊँगा एड्रेस प्रूफ को लेकर के। बहुत सारे पेरेंट्स जो है एड्रेस प्रूफ को लेकर के डाउट में है कि क्या एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं, क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा। तो इसको लेकर के मैं अगला वीडियो आऊँगा। साथ ही साथ CS टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लो और बहुत सारे पेरेंट्स जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि उनको भी मेरे चैनल के माध्यम से और मेरी वीडियोस के माध्यम से हेल्प मिल सके अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको की जानकारी नहीं होती है और वो गलत फॉर्म भर देते हैं और बाद में जो है उसका खामियाजा एडमिशन ना होने के रूप में भुगतना पड़ता है। तो आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।